दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी के अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा 30वां लेक्चर है। अगर इस क्वेश्चन आंसर सीरीज की बात करें तो जहां हम प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए सवालों पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और डिटेल की बात करेंगे तो इसके पहले के 30 लेक्चर हमने इन टॉपिक पर दोस्तों डिटेल से चर्चा किया, तो आप उस वीडियोज को भी जाके देख सकते हैं। इस प्रकार आज हमारे 60वां लेक्चर हो गया। तो आपके परीक्षा के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे अच्छे सवालों का कलेक्शन मैं आप सभी को दे चुका हूं। लगातार जो इस सीरीज को देख रहा होगा ना, हिंदी की सीरीज को, मजा खूब आ रहा होगा, तैयारी भी आपकी बेहतर हो पाई होगी, ठीक है। एक काम मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हिंदी के साथ साथ जीएस की क्लास भी है। आप हमेशा प्लेलिस्ट में आके चेक करिए, जीएस की क्लास आपको अपडेट होकर मिल जाएगी, ठीक है। तो जीएस की क्लास भी आप ज्वाइन करिए, वो भी मैं पढ़ाता हूँ। बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि सर नितिन सर केवल हिंदी पढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं है। जीएस की क्लास लेके देखो, इतनी शानदार क्लास आपको नहीं कहीं मिलेगी, ठीक है। ये हमारी टीम की तरफ से 2 किताबें लॉन्च किया गया, एक आरओ परीक्षा के लिए हिंदी की किताब, एक जीएस की किताब। दोनों अपने आप में स्पेशल किताब है। मौका दीजिए, जुड़िए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। बहुत ध्यान से एक एक सवालों को पढ़िएगा, समझिएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विलोम सबसे सवाल आ रहा है दोस्तों। ये विधानसभा प्री परीक्षा 2020 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है, पढ़िए कि निम्नलिखित में से वरदान शब्द का विलोम क्या है। अब बच्चा जानता है कि बताओ विज्ञान वरदान है कि अभिशाप है। हाँ, तो विज्ञान का उल्टा वरदान का उल्टा क्या हो गया, अभिशाप हो गया, ठीक है। ये तो मुझे पता है कि बच्चा जानता है, लेकिन यहां जो बाकी के ऑप्शन दिए हैं वो गलत क्यों हैं ये बताना। सदाचार का विलोम क्या होगा दोस्तों, तो सदाचार का विलोम हो जाता है दुराचार। क्या हो जाता है दोस्तों, सदाचार का विलोम क्या हो जाता है, दुराचार हो जाता है। इसी तरह से नूतन का विलोम क्या हो जाएगा, तो नूतन का विलोम हो जाता है पुरातन। क्या हो जाता है, पुरातन हो जाता है। इसी तरह से साकार का विलोम क्या हो जाएगा, तो साकार का हो जाता है निराकार, ठीक है। साकार का क्या हो जाता है, निराकार। तो बाकी के ऑप्शन गलत हैं, तो आप जानिए क्यों गलत है। हम तो अपनी क्लास में चारों ऑप्शन की व्याख्या करते हैं, क्योंकि बिना चारों ऑप्शन के बारे में जाने ये नहीं हो सकता कंफर्म कि हमारी तैयारी का स्तर क्या है, लेवल क्या है। तुक्का मारने से एक पल के लिए कुछ जवाब सही हो सकते हैं, लेकिन परीक्षा में क्वालिफाई कर जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और लक बाई चांस अगर प्री आपने क्वालिफाई भी कर लिया तो मेंस का क्या होगा, क्या होगा मेंस का। यानी तैयारी तो करनी पड़ेगी, तुक्का के भरोसे काम नहीं चलने वाला। आगे बढ़िए, विधानसभा प्री परीक्षा में देखिए अगला सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से तरुण शब्द का विलोम कौन सा है, ठीक है। तरुण कहते किसे हैं, तो तरुण का अर्थ होता है दोस्तों युवा। तरुण का अर्थ क्या दोस्तों, तरुण का अर्थ होता है युवा। युवा का मतलब होता है जवान। क्या हो जाता है दोस्तों, जवान, ठीक है। तो जवान का क्या हो जाएगा दोस्तों, वृद्ध यानी बूढ़ा हो जाएगा। वृद्ध का क्या मतलब दोस्तों, बूढ़ा हो जाएगा। ये कृष का विलोम क्या होता है, कृष, तो कृष का विलोम होता है दोस्तों हृष्ट पुष्ट। क्या होता है दोस्तों, कृष का विलोम होता है हृष्ट पुष्ट, ठीक है। क्योंकि कृष का मतलब क्या होता है, कृष का अर्थ होता है कमजोर। क्या होता है दोस्तों, कमजोर। और कमजोर का उल्टा क्या हो जाएगा, हृष्ट पुष्ट हो जाएगा। इसी तरह से अतद्वत का क्या हो जाता है, तो अतद्वत का विलोम होता है तद्वत। अतद्वत का तद्वत। इसी तरह से दक्ष का क्या हो जाता है, अदक्ष हो जाता है, ठीक है। नहीं जानते हैं तो जानिए, बाकी के विलोम शब्द जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर आप यही नहीं जानेंगे ना तो कहीं ना कहीं कमजोरी रहेगी, ठीक है। और ऊपर से जो हमारी ये आरओ के लिए हिंदी की किताब बनाई गई है, इसमें हर एक चैप्टर में 500 सवाल तो दिया गया है। इसके अलावा एक एक चैप्टर के बारे में विस्तार से भी चीजें दिया गया है। यहां तक कि चारों ऑप्शन की व्याख्या भी आपको यहां मिल जाएगा। जैसा व्याख्या मैं कर रहा हूं ना, हूबहू इस तरह की व्याख्या इस किताब में तैयार की गई है। आप लेके देखिए, मजेदार है, बढ़िया किताब है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, विधानसभा प्री परीक्षा 2020 में पूछा गया सवाल है। लिख रहा है निम्नलिखित में से अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा। अतिवृष्टि मतलब जहां बहुत ज्यादा वर्षा होता है, तो उसका उल्टा होता है जहां वर्षा न होता हो। और जहां वर्षा नहीं होता उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, अनावृष्टि कहते हैं। तो अतिवृष्टि का उल्टा क्या हो जाएगा, अनावृष्टि हो जाएगा। सृष्टि का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सृष्टि का उल्टा हो जाता है प्रलय। क्या हो जाता है, प्रलय। इसी तरह से उपजाऊ का उल्टा क्या हो जाता है, तो उपजाऊ हो जाता है अनुपजाऊ। क्या हो जाता है दोस्तों, अनुपजाऊ हो जाता है, या फिर हम इसे बंजर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बंजर, ठीक है। तो याद रखेगा, बाकी दृष्टि तो गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां जो अतिवृष्टि लिख रहा है इसका क्या हो जाएगा, अनावृष्टि हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए, यह भी देखिए विधानसभा प्री परीक्षा में पूछा गया सवाल है, अतिथि शब्द का विलोम क्या है। अतिथि का विलोम,
अतिथि किसे कहते हैं? जिसके आने की कोई तिथि न हो, यानी मेहमान, ठीक है, उसका विलोम क्या हो जाएगा? तो अतिथि का विलोम होता है दोस्तों आतिथेय। क्या हो जाता है? कुछ शब्द ऐसे हैं जहां पर आपको ढूंढना पड़ता है, इस तरह से ऐसे विलोम बनते हैं कि आप नहीं समझ पाओगे। मेहमान, आगंतुक और आतिथ्य दोस्तों ये पर्यायवाची हैं। क्या है दोस्तों? चाहे आप इसको पर्यायवाची मान जाइए, चाहे आप इसको क्या मान लीजिए? अर्थ मान लीजिए। ये अतिथि का अर्थ है, आपको विलोम चाहिए ना, तो विलोम में क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसे हम पढ़ते हैं दोस्तों, एक शब्द आता है शासक, तो शासक का विलोम होता है ना, शासक का शासित हो जाता है। क्या हो जाता है? शासित। इस तरह से भी कुछ विलोम शब्द होते हैं स्पेशल। उसी तरह से यहाँ अतिथि का क्या हो जा रहा है? आतिथेय हो जा रहा है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। तो कई बार आपकी कलम गलत हो सकती है, ठीक है, मतलब गलत उत्तर आप चयन कर सकते हैं, उसको जरा समझिए। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए, विधानसभा प्री परीक्षा 2020 का ही सवाल है। निम्न में से किस में सही विलोम का प्रयोग हुआ युग्म में, जोड़े में, वो बताना है। तो अनुलोम का अनुकूल नहीं होता है। अनुलोम का क्या हो जाता है दोस्तों? अनुलोम का विलोम होता है प्रतिलोम। क्या होता है? प्रतिलोम। और अनुकूल का क्या हो जाता है दोस्तों? जैसे परिस्थितियां हमारे अनुकूल है, अनुकूल का उल्टा क्या हो जाएगा? तो परिस्थिति हमारे अनुकूल है और हमारे विपरीत है। अनुकूल का क्या कर सकते हैं? विपरीत कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला वाला तो गलत है, और आपसे क्या पूछा? जो सही है उसको ढूंढना है, तो ये तो सही है नहीं। उसी तरह से कृत्रिम का विलोम दोस्तों कृपा नहीं होता। कृत्रिम का विलोम क्या हो जाता है? प्राकृतिक हो जाता है। चाहे आप प्राकृतिक कर सकते हैं, चाहे आप नैसर्गिक कर सकते हैं, दोनों होता है। ठीक है, नैसर्गिक, ठीक है, नैसर्गिक कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है। ठीक है, ते भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। सापेक्ष का निरपेक्ष दोस्तों ये सही ऑप्शन है। स्वस्थ का प्रसन्न नहीं होता है, स्वस्थ का दोस्तों रुग्ण होता है। रुग्ण यानी बीमार। रुग्ण का मतलब क्या होता है दोस्तों? रुग्ण बीमार को कहा जाता है। ठीक है, बीमार में बड़ी ही रहेगा। ठीक है, ये या फिर इसका स्वस्थ का दोस्तों अस्वस्थ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अस्वस्थ भी कर सकते हैं, ये भी याद रखेंगे। फिलहाल तो रुग्ण लिख लीजिए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो यहां पर क्या दोस्तों? ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया, तो ले देकर एक ही ऑप्शन सही हुआ, सापेक्ष। सापेक्ष का क्या हो जाएगा? निरपेक्ष हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर बन रहा है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। करा यहाँ अगला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है दोस्तों तत्सम तद्भव का। ये आरओ मेंस परीक्षा 2020 में पूछा गया सवाल है। ग्रंथि का तद्भव रूप क्या होगा? ग्रंथि अपने आप में तत्सम है। तत्सम किसे कहते हैं? जो संस्कृत भाषा से आए हुए शब्द हैं उसे तत्सम कहते हैं। तो ग्रंथि का तद्भव हो जाता है गांव नहीं। गांव के लिए तो दोस्तों एक शब्द होता है ग्राम। क्या शब्द होता है? ग्राम। ठीक है, यहां ग्रंथि का गांठ हो जाता है, ग्रंथ भी नहीं। और पुस्तक के लिए जो शब्द होता है दोस्तों क्या होता है? पोथी। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो बाकी का ऑप्शन तो गलत है। ग्रंथि के लिए गांठ शब्द का यूज होगा, याद रखें। गांठ तद्भव शब्द है और ग्रंथि जो है ये तत्सम शब्द है। यही आपको पहचान करना था यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर से अगला सवाल देखिए, ये भी मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन करिए। जो तत्सम है वो बताइए। तो तत्सम शब्द यहां पर क्या दोस्तों? वृक्ष जो शब्द है तत्सम है। विरख गलत है, विरक्ष गलत है, और पेड़ तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा आपसे ये जानना बाकी गलत है ना, मैं इसका तत्सम बता भी नहीं सकता। अगर मैं आपको अलग अलग बताना भी चाहूं तो ये सारे, जैसे विरख नाम का कोई शब्द नहीं होता है तो इसका क्या बताना। या फिर अगला दे रहा विरक्ष, विरक्ष कुछ शब्द नहीं होता, तो वृक्ष दोस्तों अपने आप में तत्सम शब्द है। ठीक है, आगे बढ़िए। सतसई का, सतसई तद्भव का तत्सम रूप क्या होगा? ठीक है, ये तद्भव है और इसका तत्सम क्या होगा? तो 100 सती तो होता नहीं है। शताब्दी दोस्तों 100 साल के समूह को कहा जाता है। सप्त, यहां क्या हो जाएगा दोस्तों? ये राइट आंसर होगा किसका? सप्तसती हो जाएगा। ठीक है, सप्तसती। सप्त माने 7, सती माने 100, यानी 700, और 700 के समाहार को ही सतसई कहा जाता है। तो शब्द सती नहीं होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सप्तसती हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आगे आइए। अगला सवाल ये भी देखिए मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? अच्छा, तो एक काम करते हैं ना, मैं आपको पूरा लिस्ट ही दे देता हूं बना के। कहां बना लिया जाए लिस्ट? चलिए यहीं बनाते हैं पहले। ठीक है, एक तरफ मैं लिखता हूं तत्सम शब्द, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा यहां पर लिखा जा सके। जैसे घी लिखा है ना, तो घी दोस्तों क्या है दोस्तों? तद्भव। पहली बात तो आप जानिए, आपको ऐसा जोड़ा बनाना जहां सभी के सभी तत्सम होने चाहिए। तो घी तो दोस्तों पहले ही तद्भव दे दिया, तो ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन हो गया। लेकिन फिर भी घी का तत्सम क्या होता है ये जानिए। तो घी का तत्सम होता है घृत। इसी तरह से घड़ी शब्द दे दिया, घड़ी शब्द भी तद्भव होता है। घड़ी का तत्सम क्या हो जाता है? घटिका। क्या होता है दोस्तों? घड़ी का घटिका होता है। ये खार शब्द भी तद्भव है। खार का क्या हो जाता है दोस्तों? क्षार हो जाता है। तो ये तो जो ये वाला जो पहला वाला ऑप्शन है ये सभी के सभी तद्भव हैं। हमें क्या बताना है? हमें तत्सम बताना है।
तद्भव नहीं बताना है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए चांदी, चांदी शब्द भी दोस्तों पहला ही चांदी शब्द क्या है, जहां चंद्र बिंदु होता है वो तद्भव होता है, तो चांदी का क्या होता है दोस्तों, चांदी का तत्सम होता है रूपक, ठीक है। इसी तरह से चंदा, चंदा जो होता है दोस्तों, चंदा का क्या हो जाता है, चंदा का चंद्रमा हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, चंदा का चंद्रमा का चंद्रमा, चंदा का चंद्र या चंद्रमा हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से 14 भी गलत लिख दिया, 14 का क्या हो जाता है, 14 का चतुर्दश हो जाता है, चतुर्दश मतलब 14 हो गया, तो ये भी दोस्तों गलत हो गया, तो पूरा तद्भव वाला हो गया। इसी तरह से तिनका शब्द दिया है, तो तिनका शब्द भी तद्भव होता है, तिनका का क्या हो जाता है दोस्तों, तिनका का तृण हो जाता है, तृण, तृण का मतलब क्या होता है, तिनका। इसी तरह से टीका दे दिया, तो टीका भी दोस्तों यहाँ पे तद्भव शब्द है, टीका का क्या हो जाता है दोस्तों, टीका का हो जाता है तिलक, क्या हो जाता है, टीका का तिलक हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से तोंद शब्द दे दिया, कहां लिख दूं, इधर लिख दे रहा हूं, ठीक है। सेम, इधर मैं तद्भव बता रहा था आपको, इधर मैं आपको तत्सम बता रहा था, ठीक है। पीछे वाला ही देखिए, इधर तोंद लिख दिया, तो तोंद का क्या हो जाता है दोस्तों, तोंद का हो जाता है तुंद, क्या हो जाता है दोस्तों, तुंद, ठीक है। तो दोस्तों ये भी आपका गलत ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो आखिरी जो बचा है दोस्तों यही सही हो जाएगा। जैसे दीपक शब्द दे दिया, तो दीपक शब्द क्या है दोस्तों, तत्सम है, दीपक का क्या हो जाता है दोस्तों, तो दीपक का दिया हो जाता है। इसी तरह लिखा है तपस्वी, तपस्वी जो शब्द है यह भी तत्सम है, इसका क्या हो जाता है तपसी, नहीं जानते तो जानिए तपसी हो जाता है। तीर्थ भी दोस्तों अपने आप में क्या है, तीर्थ भी आपका तत्सम शब्द है, तीर्थ का क्या हो जाता है, तीर्थ हो जाता है। ये मैंने सब बता दिया आपको, एक साथ सब बता दिया, ठीक है। इतने विस्तार से जब आपको पता होगा तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हाँ सर अब जाके समझ में आया कि क्या तत्सम और क्या तद्भव, ठीक है। तो ये सवाल आपने हल कर लिया बड़े आराम से। अगला सवाल देखिए, उलाहना का तत्सम क्या है। जब उलाहना का तत्सम पूछ ही रहा है, इसका मतलब उलाहना क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, उलाहना, ठीक है, उलाहना। तो उलाहना का क्या हो जाता है दोस्तों, उलाहना का हो जाता है उपालंब, क्या हो जाता है, उपालंब हो जाता है, यानी पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो उद्वर्तन लिख रहा है ये गलत है, ठीक है। उद्वर्तन ऐसे लिखा भी नहीं जाएगा, उद्वर्तन ऐसे लिखा जाएगा, उद्वर्तन ऐसे लिखा जाएगा, उद्वर्तन। उद्वर्तन का क्या हो जाता है, उद्वर्तन का हो जाता है उबटन, क्या हो जाता है, उबटन। और एक आखिरी शब्द दिया दोस्तों उलुक, ठीक है, उलुक। उलुक जो है दोस्तों ये तत्सम शब्द है और इसका क्या हो जाता है, उल्लू हो जाता है, क्या हो जाता है, उल्लू हो जाता है, ठीक है। और बाकी उलाहन तो दोस्तों गलत है ही है। तो मैंने आपको सब बता दिया, बोर्ड पे जितने भी तत्सम तद्भव बनने लायक थे वो मैंने सब आपको बना के दे दिया। अब बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। सही जगह क्लास ज्वाइन करोगे तो फायदा ही मिलेगा कि कम समय में अच्छा कंटेंट तैयार होगा। अच्छी किताब खरीदोगे तो फायदा ही मिलेगा कि कम पैसे में अच्छी किताब मिलेगी। परीक्षा में बढ़िया चीजें पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन फंसने का चांस रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। बाकी पढ़ने को भी यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोज हैं, पेड कोर्स में भी कई सारी कंपनियां हैं, कई सारे चैनल हैं, कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप जहां से संतुष्ट हो पढ़ सकते हैं। बट आप देखिए कि क्या क्वालिटी कंटेंट की चीजें हैं, कितनी चीजें हमारे काम की लायक हैं। बहुत ज्यादा चकाचौंध की तरफ मत भागिए, मैं 1000 बार समझाता हूं। आप वो पढ़िए जो आपके लिए जरूरी हो। मुद्दा समझ में आ रहा है ना। कौन कितना बड़ा स्टार टीचर है, क्या मतलब भाई, क्या करोगे स्टार टीचर को लेके। जो आपका सिलेक्शन दिला दे वही इंपॉर्टेंट है। ऐसा व्यक्ति जो आपका सिलेक्शन दिलाए, ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ पढ़ाई की बातें करे, ऐसा व्यक्ति जो आपको सही राह दिखाए कि ये पढ़ो ये सही है। चकाचौंध में नहीं भागना है। कोई बहुत बड़ा आदमी बन के आपका क्या कर लेगा, सोचो ना ईमानदारी से। आपका कोई फायदा है उसमें, आपका फायदा सिर्फ एक कारण से, कब, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और उस सिलेक्शन के लिए सोचिए, विचारिए, अपने अंतर्मन से पूछिए, आपका अंतर्मन खुद बताएगा क्या सही क्या गलत। आप बहुत मत ढूंढिए, ठीक है, सब आपका मन जानता है, उसी से पूछिए, सारा जवाब आएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, पर्यायवाची का सवाल है। एमपीएसआई 2017 में पेपर हुआ था और उसमें पूछा गया था, सुनिए, लिखा था क्या कि कोमल का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है। तो मद तो होता नहीं है, मधु भी नहीं होता है, मृदु होता है। मृदु का मतलब क्या होता है, नरम या कोमल, नरम या कोमल, ठीक है। तो दोस्तों ये मृदु का मतलब होता है, ठीक है, मृदु, मुलायम। इसका और क्या हो सकता है, मुलायम भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे अर्थ हो सकते हैं पर्यायवाची में, इसको आप याद रखें। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए लिख देता मृदा,
मृदा लिख देता तब क्या हो जाता दोस्तों, तब मृदा किसे कहते हैं, तब मिट्टी को कहते हैं। मृदा किसे कहते हैं, मिट्टी को कहते हैं, ये आप याद रखेगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। मद दोस्तों किसे कहते हैं, जो मद शब्द लिखा है तो मद को हम हिंदी में नहीं बता पा रहे, लेकिन इंग्लिश में याद रखेगा, मद कहते हैं आइटम को। किसे कहते हैं, आइटम को, ठीक है, यानी सामान को, ठीक है। मद मतलब क्या हो गया, वस्तु हो गया, ठीक है, वस्तु हो गया या सामान हो गया, उसके संदर्भ में दोस्तों ये मद शब्द का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। एक और शब्द मिलेगा मधु, क्या मिलेगा, मधु। तो मधु दोस्तों अलग हो जाएगा। मधु दोस्तों क्या होता है, मधु, मधुमक्खी से निकलने वाला जो मधु होता है ना, शहद, उसे कहते हैं मधु, ठीक है। किसे कहते हैं दोस्तों, ये शहद को कहा जाता है। तो एक जैसे मिलते जुलते शब्द हैं, हो सकता है आपको जो है कठिन महसूस हो, ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़िए। एमपीपीसीएस 1997 के पेपर में भी आया और 46वें 47वें बीपीएससी के पेपर में भी दोस्तों ये सवाल पूछा गया है कि एक शब्द है कृष्ण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अब आप कहेंगे सर बहुत आसान है, कौन नहीं बता पाएगा। कृष्ण को मुकुंद कहा जाता है, कृष्ण को ऋषिकेश कहा जाता है। अब कंसारी और इसमें गड़बड़ी है, तो कंसारी सही है, कोविद नहीं कहा जाता। कोविद जिसको किसे कहा जाता है, तो कोविद जो शब्द है ये विद्वान को कहा जाता है। कई बार कोविद दोस्तों ये ब्राह्मण के परिप्रेक्ष्य में भी यूज हुआ है। अब ब्राह्मण के परिप्रेक्ष्य में कोविद के साथ साथ यहाँ द्विज शब्द का भी प्रयोग होता है, ठीक है। तो इस तरह से और भी कई सारे अर्थ मिलेंगे जो ब्राह्मण के, जैसे प्राज्ञ कर लिया, ठीक है, जो बहुत जानकार है, ठीक है, उसके संदर्भ में आपने ले लिया तो ये भी आ जाएगा आपका जवाब, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी ये जो 3 नाम दे रहा दोस्तों, इसके अलावा दामोदर हो गया, मुकुंद हो गया, ठीक है, ये सारे नाम भी किसके हैं। दामोदर क्यों कहा जाता था कृष्ण जी को, क्योंकि उनके कमर पर रस्सी बंधी होती थी। तो जिसके कमर पर रस्सी बंधी होती है उसे क्या कहते हैं, दामोदर, ठीक है, ये भी याद रखेगा। कंसारी का मतलब क्या है, कंस धन अरि, कंस है शत्रु जिसका, इसलिए उन्हें कंसारी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण को कंसारी कहा जाता है। आगे देखिए, निम्न में से केसरी शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो देखिए, चाहे केसरी लिख दे चाहे केहरी लिख दे, केसरी, केहरी, नाहर, शार्दुल, ये सब किसका पर्यायवाची दोस्तों, ये सब मृगेंद्र यानी सिंह का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है, सिंह यानी शेर का पर्यायवाची है। ये जो भुजंग लिख रहा है दोस्तों, ये भुजंग ना, ये सांप का पर्यायवाची। भुजंग किसे कहते हैं दोस्तों, सांप को कहते हैं। सांप यानी सर्प हो गया, सर्प यानी उरग हो गया, उरग यानी पन्नग हो गया, पन्नग, उरग मतलब जो पेट केवल लेट कर चलता है उन्हें उरग कहा जाता है। तो उरग, पन्नग, ठीक है, ये सब हो जाएगा। इसी तरह से तुरंग किसे कहते हैं दोस्तों, तुरंग घोड़ा को कहते हैं, घोड़ा को अश्व कहते हैं, घोड़ा को घोटक कहते हैं, घोड़ा को बाज कहते हैं, घोड़ा को है कहते हैं, घोड़ा को तुरंग कहते हैं, घोड़ा को सैंधव कहते हैं। ये सब नाम किसके हैं दोस्तों, ये सब घोड़ा का पर्यायवाची है। अनंग किसका पर्यायवाची है, तो अनंग किसे कहते हैं, अनंग पर्यायवाची है कामदेव जी का। किसका है, कामदेव का। कामदेव को क्या कहते हैं, स्मर कहते हैं, कामदेव को मार कहते हैं, कामदेव को मनमथ कहते हैं, कामदेव को पंचसर कहते हैं, कामदेव को मनोज कहते हैं, मनोज कहते हैं, कामदेव को रतिनाथ कहते हैं, रतिनाथ, कामदेव को रतिदेव कहते हैं, ठीक है, रतिनाथ, रतिपति भी कहते हैं, ठीक है। ये सब किसके नाम है, ये सब इनके नाम है, ठीक है। पुष्पधन्वा कहते हैं इनको, और एक नाम याद रखेगा पुष्पधन्वा, पुष्पधन्वा, ठीक है। ये सब किसके नाम है, ये कामदेव जी के नाम है, ठीक है। तो यहां तक का स्तर अगर है आपका बना हुआ, तब तो जानिए कि हिंदी में पूरे के पूरे नंबर मिल सकते हैं। कॉपी कलम लेके बैठे हो, इतना समझाने के बाद भी नहीं ना, जो लेके बैठा होगा उसके अंदर सुधार हो रहा होगा, जो लेके नहीं बैठा होगा वो आज नहीं कल लेके बैठेंगे, जरूर बैठेंगे, कहाँ जाएंगे। चलिए आगे बढ़िए। बीपीएससी मेंस परीक्षा में दोस्तों एक सवाल आया कि कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों, तो ये हम पीछे भी चर्चा कर चुके हैं। कौन सा पर्याय नहीं, तो याद रखेगा ये अमृतत्व जो शब्द लिखा है ये नहीं है, ठीक है, ये गलत है। बाकी सुरतरु, पारिजात और कल्पतरु ये दोस्तों पर्याय होगा, तो याद रखेंगे यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि ये पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, ये आप याद रखिए। अगले सवाल पर आइए, खल का पर्यायवाची क्या है, ठीक है। खल, खल का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो खल कहते हैं दुष्ट को। किसे कहते हैं, दुष्ट को, या किसे कहते हैं अधम को, या किसे कहते हैं नीच को, ठीक है, या फिर किसे कहते हैं सठ को, ठीक है, याद रखेगा। ये अधर्म गलत हो जाएगा। तम दोस्तों अंधेरा को कहते हैं, तम किसे कहते हैं, अंधेरा को कहते हैं। प्रपंच भी गलत हो जाएगा, तो दोस्तों ये गलत ऑप्शन है। खल का पर्यायवाची क्या है, सठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सठ हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। यूपीपीसीएस मेंस 2009 के परीक्षा में पूछा गया सवाल था। यह सवाल दोस्तों अनेक शब्दों के एक शब्द से संबंधित पूछा गया था। सवाल है कि
व्यर्थ खर्च कर डालने वाला या करने वाला वाक्य हेतु कौन सा शब्द सही है? तो जो व्यर्थ खर्च करता है उसे क्या कहते हैं? अच्छा, यहाँ पे कई सारे शब्द हैं तो मैं एक एक करके बताता हूं। जैसे कृपण, कृपण किसे कहते हैं? देखिए कृपण, कृपण कंजूस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कृपण का मतलब क्या होता है? कंजूस, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है, एक शब्द है दोस्तों कृतज्ञ। क्या शब्द है? कृतज्ञ। और एक शब्द है दोस्तों कृतघ्न। क्या शब्द है? कृतघ्न। तो ये काफी क्लोज है। कृपण मतलब कंजूस होता है, कृतज्ञ मतलब उपकार मानने वाला, उपकार मानने वाला, कृतज्ञ, ठीक है। कृतज्ञ का मतलब क्या हो जाता है? उपकार न मानने वाला, उपकार न मानने वाला क्या होता है दोस्तों? ये कृतज्ञ होता है। आई बात समझ में? एकदम एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। इसी तरह से लिखा है मित व्ययी। मित व्ययी मतलब मित माने होता कम, व्ययी माने होता खर्च करने वाला। तो जो कम खर्च करने वाला होता है, जो कम खर्च करता हो, जो कम खर्च करने वाला, ठीक है। इसी तरह से अपव्ययी का क्या मतलब होता? अप माने होता है व्यर्थ, ठीक है। व्यर्थ खर्च करने वाला। तो आपसे क्या पूछा? व्यर्थ खर्च करने वाला ना, तो ये जवाब दोगे तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिजूल खर्च, फिजूल खर्च मतलब क्या होता है? फिजूल मतलब होता है आप कह सकते हैं शब्द होता है फिजूल, जो अनुपयोगी हो, और व्यय मतलब व्यय, तो जो अनुपयोगी हो उसके लिए जो व्यय होता है उसे फिजूल खर्च कहते हैं। फिजूल मतलब क्या होता है? जो अनुपयोगी हो, जो अनुपयोगी हो, ठीक है, ऐसा खर्च क्या कहलाता है? फिजूल खर्च कहलाता है, ठीक है। तो यहां आपके प्रश्न के हिसाब से जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1। बात को एकदम ध्यान से समझिए और अच्छे से रीड करते चलिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किया गया। हमारी टीम अब किताब पर भी काम करना शुरू कर दी है। तो दोस्तों ये आप परचेज कीजिए, शानदार किताब है, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। लेके देखिए, मजा खूब आएगा। ऐसे हम लोग अलग अलग विषय पर भी काम कर रहे हैं, अलग अलग परीक्षाओं पर काम कर रहे हैं। अगर आप किताब परचेज करना चाहते हैं कोई भी किताब, तो स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से आकर चेक कर लीजिए कौन कौन सी किताब है हमारे पास। और ये 6350091191 वाले नंबर पर आप व्हाट्सएप पे एक मैसेज दे दीजिए कि सर हम यही लेना चाहते हैं, बाकी आपको पूरी चीजें मिल जाएंगी वहां से, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों। यूपीएसआई 2021 में पेपर हुआ था, उसमें सवाल आया कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, इसके लिए क्या शब्द है? तो क्या अपेक्षा कहते हैं? नहीं, अपेक्षा नहीं कहते हैं, अर्सिक भी नहीं कहते हैं। अब बात आता है दोस्तों अभिप्सा और अपेक्षित की। अपेक्षित नहीं होगा दोस्तों, यहां क्या हो जाएगा? अपेक्षा रखने वाले को दोस्तों अपेक्षित होता है, ठीक है। अभिप्सा हो जाएगा यहां पर किसी वस्तु को तीव्र पाने की इच्छा, उसे क्या कहते हैं? अभिप्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिप्सा कहते हैं। ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल, ये यूपीपीसीएस मेंस परीक्षा 2000 में पूछा गया था, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस पर मुकदमा चलाया गया हो ना, वो व्यक्ति क्या कहलाता? अभियुक्त कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता? अभियुक्त, ठीक है। अच्छा, एक शब्द है यहां पर अभियोगी, ठीक है। तो अभियोगी और प्रतिवादी, द्रुतगामी तो मतलब होता है तेज चलने वाली, ठीक है, तेज चलने वाला, ठीक है। चलने वाला या वाली कुछ भी हो, उसे द्रुतगामी कहा जाता है, तेज चलने वाले को, ठीक है। लेकिन यहां पर अभियोगी और प्रतियोगी दो चीजें बन रही है। प्रतियोगी मतलब होता है दूसरे के द्वारा लगाए गए अभियोग, दूसरे के द्वारा लगाए गए अभियोग का उत्तर देने वाला, ठीक है। अच्छा, अभी जो दूसरों के द्वारा लगाया जाता है, लगाने वाला, वही अभियोगी होता है। एक काम करते हैं, मैं आपको और आसान भाषा में समझाता हूं। अदालत का नाम सुना होगा ना। अब अदालत में कहीं मान लो किसी दो पक्षकार में लड़ाई हो गई, तो एक पक्षकार क्या होगा दोस्तों? निर्दोष होगा, और एक पक्षकार क्या होगा? दोष होगा। जो जिसने गलती की होगी भाई दोषी होगा, और दूसरा पक्षकार क्या हो जाएगा? निर्दोष हो जाएगा, ठीक है। तो दोषी का उल्टा क्या होता है? निर्दोष। चलो वो तो अलग बात है, मान लो। अब जब ये दोनों लोग जाएंगे तो अदालत में जाने के बाद दोस्तों वहां मिलेंगे इनको जज साहब, न्यायाधीश। अब न्यायाधीश साहब की नजर में ये दोनों लोग अभी क्या है? अभियुक्त हैं। क्या है? अभी अभियुक्त हैं। अभी दोनों लोग पकड़ के लाए गए दोनों। अब दोनों पक्ष अपने अपनी बात रखेगा। बात रखने के बाद जज साहब या जो न्यायाधीश जी हैं वो क्या करेंगे? उनकी बातों को सुनने के बाद न्याय करेंगे।
न्याय करेंगे तो एक दोषी पक्षकार बनेगा, एक निर्दोष पक्षकार बनेगा। तो अब इसी में से देखिए दोनों, अब जब अभी एक स्टाइल तो हो गया कि दोनों अभियुक्त हो गए, अब वो दोनों अभियुक्त क्या करते हैं, अपना अपना मामला रखते हैं न्यायाधीश के पीठ पर, खंडपीठ पर, ठीक है, वहां अपने प्रस्ताव रखते हैं। तो एक बनेगा वादी, एक बनेगा प्रतिवादी। वादी कौन बनेगा, देखिए जो कष्ट में होता है वही तो न्यायालय में जाएगा। आपने किसी को पटक के मार दिया, पल भर पीट दिया, आप थाने जाओगे? कौन थाने जाएगा बताओ? थाने कौन जाएगा? जो मार खाया होगा, जो पीड़ित पक्षकार होगा वो जाएगा। वो जाता है तो वादी बनता है। क्या बनता है? वादी। और अब आपको भी जाना पड़ेगा तो आप प्रतिवादी बनोगे। तो वादी प्रतिवादी समझ में आया। इसी तरह से अभियुक्त समझ में आया और अभियोगी भी समझ में आया, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए, जिस पर अभियोग चल रहा हो, मुकदमा जिस पर चल रहा हो, ठीक है, उसको भी अभियोगी कहा जा सकता है। लेकिन ये व्यक्ति की बात हो रही है और यहां अभियुक्त की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। फिलहाल जो सही उत्तर है वो अभियुक्त शब्द होगा, इसको ध्यान रखेंगे। अगला देखिए दोस्तों, एमपीपीसीएस सीसैट एग्जाम 2014 में सवाल आया था, अनुभाव किसे कहते हैं? अनुभाव किसे कहते हैं? लिख रहा है जिसके हृदय में भाव जागृत हो, जिसके हृदय में अस्थाई भाव उपजित हो। उपजित मतलब जन्मा हो। उपजित का मतलब क्या होता है? जन्मा हो। देखिए, अगर अस्थाई भाव उपजित है तब तो उसे अस्थाई भाव ही कहेंगे। इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है। आपने रस पढ़ा है तो रस में दोस्तों आप क्या पढ़ते हैं? अस्थाई भाव, संचारी भाव, अनुभाव और विभाव। तो अस्थाई भाव यानी जो अस्थाई रूप से निवास करे वो अस्थाई भाव हो जाता है। संचारी भाव क्या होता है? जहां रूप परिवर्तन हो जाए, जो चेंज होते रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संचारी भाव कहते हैं। यही ना? तो आप चीज अब इसमें से पहले एक एक लाइन पढ़ते हैं। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को क्या कहते हैं? जहां ये शारीरिक चेष्टा की बात हो जाए, आपने पढ़ा होगा, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुभाव। चित्त में उठने वाला, चित्त मतलब क्या होता है? चित्त का अर्थ होता है मन में। चित्त का मतलब क्या होता है? मन में। मन में उठने वाले जो मनोविकार होते हैं उनके लिए एक शब्द होता है दोस्तों, संचारी भाव। क्या हो जाता है? संचारी भाव, ठीक है, संचारी भाव। क्योंकि जो आपके मन में उठते हैं ना, जो आपके मन में उठते लंबे समय तक नहीं रहते, वो कुछ समय आने के बाद चले जाते। इससे क्रोध की बात कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। और जिसके हृदय में भाव जागृत होता है उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द होता है आश्रय। क्या होता है? आश्रय। तो आपके प्रश्न के अनुकूल दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहां अनुभाव के बारे में पूछा, ठीक है। आगे बढ़िए। कह रहा यूपीपीसीएस मेंस 2003 और 2007 दोनों परीक्षा में दोस्तों आया सवाल, जिसके आने की तिथि ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे अतिथि कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिथि। अनाहूत नहीं। अनाहूत क्या होता है? देखिए, एक शब्द होता आहूत। आहूत माने बुलाया जाना। अनाहूत मतलब जिसे न बुलाया गया हो, ठीक है, जिसे न, ऐसे मत लिखिए, सीधे सीधे लिखिए न बुलाया जाना, न बुलाया जाना, न बुलाया जाना, ठीक है, न बुलाया जाना तो अनाहूत हो गया। आतिथ्य भी नहीं होगा और आगंतुक, आगंतुक मतलब आने वाला होता है, ठीक है। तो यहां आपके हिसाब, प्रश्न के हिसाब से अतिथि सही हो जाएगा। अतिथि मतलब जिसके आने की कोई तिथि न हो वही क्या होता है? अतिथि होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए वाक्य शुद्धि का सवाल आपको मिल रहा है और ये आरओ स्पेशल प्री परीक्षा 2010 जो हुआ था उसमें यह सवाल आया था। पूछा था शुद्ध वाक्य कौन सा है, ठीक है। वाक्य कौन सा शुद्ध है? तो एक ही वाक्य शुद्ध होगा, 3 गलत होगा। हर गलती छांटनी है। यह रुमाल अच्छी है। रुमाल क्या होता है दोस्तों? रुमाल पुलिंग होता है। रुमाल क्या होता है दोस्तों? रुमाल पुलिंग होता है। तो रुमाल अच्छी नहीं होती है। अच्छी की जगह क्या होना चाहिए? अच्छा होता, तब उत्तर सही हो जाता। इसी वजह से गलत हो गया। लिख रहा उसकी दही खट्टी है। दही भी क्या होता है दोस्तों? दही भी पुलिंग होता है। तो खट्टी की जगह दही को क्या होना चाहिए था दोस्तों? यहां पर खट्टा होना चाहिए था। कई हाथियां जा रही थी, क्योंकि यहां कई का प्रयोग कर दिया है तो यहां हाथियां नहीं लिखना चाहिए, सीधे सीधे लिखना चाहिए कई हाथी जा रहा है। कई हाथी जा रहा है, जा रहे हैं होना चाहिए। यहां पर कई हाथी जा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार होना चाहिए, ठीक है। उसका मकान बहुत अच्छा है, ये तो दोस्तों क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो आप समझ गए ना कि बाकी के 3 ऑप्शन जो गलत हुए वो किसकी वजह से गलत हुए, वहां क्या गलती थी, ये आपने देखा, यही आपको पहचान करना है। आगे बढ़िए दोस्तों। यह भी सवाल देखिए स्पेशल प्री 2010 में पूछा गया सवाल है। शुद्ध वाक्य बताना है, 4 में से एक ही शुद्ध होगा। डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रिभारी हैं। प्रिभारी नहीं होता दोस्तों, वर्तनीय शुद्धि है। क्या होना चाहिए? प्रभारी होना चाहिए। तो बच्चा जानता है, यहां प्रभारी होगा तो सही होगा, ठीक है। आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूं, ठीक है, ये भी गलत है। क्यों? यहां दोस्तों 31 जो लिख रहा है यह भी वर्तनीय शुद्धि है। क्या होना चाहिए? 31 में छोटी नहीं लगेगा, बड़ी की मात्रा लगेगा।
इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ। तुषारपात नहीं हुआ दोस्तों, पहाड़ों पर जमकर हिमपात होता है। क्या होता है दोस्तों? हिमपात होता है। तो जो चौथा बचा वैसे हो जाएगा कि हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा चौथा वाला, क्योंकि ये शुद्ध दिया, बाकी अशुद्ध है और किस कारण अशुद्ध है मैं वो अशुद्धि भी आपको बता चुका हूं। ठीक है, अच्छे से समझा दिया गया। आगे बढ़िए, अगला सवाल। ये सवाल भी देखिए आरओ स्पेशल प्री 2010 में पूछा गया सवाल है। पुनः इसी स्टाइल में सवाल दे रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। लिख रहा है मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता। तो आप या तो ये कहो कि मेरा रहस्य कोई नहीं जानता, तो गुप्त और रहस्य ये दोनों का इस्तेमाल एक साथ नहीं हो सकता, है कि नहीं। श्याम सज्जन आदमी है, जो सज्जन लिखा है, सज्जन का संधि विच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा सत धन जन। कौन सी संधि मिलेगी दोस्तों? व्यंजन स्वर संधि, व्यंजन संधि मिलेगा, स्वर नहीं, व्यंजन संधि मिलेगा। तो सत जन, सत माने होता अच्छा, जन माने होता व्यक्ति या आदमी। ठीक है, जन माने क्या होता है? आदमी या व्यक्ति। तो जन का मतलब भी आदमी और यहां भी आदमी, तो ये गलत हो जाएगा। इसको बोलना चाहिए श्याम सज्जन, श्याम सज्जन है। या सज्जन नहीं कर सकते हो, आदमी लिखने की इच्छा हो रही तो श्याम अच्छा आदमी है लिखो, हाँ सीधे सीधे, ये मिस्टेक है। उत्तर का अधिकांश भाग, अधिकांश को संधि विच्छेद तोड़ते हैं। अधिकांश दो शब्दों के से मिलकर बना है, अधिक धन अंश। और अंश का मतलब क्या होता है दोस्तों? अंश का मतलब भी चाहे भाग होता है या हिस्सा होता है। ठीक है, भाग या हिस्सा होता है। तो यहां भाग लिखने की क्या जरूरत है? सीधे लिखते कि उत्तर का अधिकांश पहाड़ी है, अधिकांश भाग गलत है। ठीक है, अधिकांश शब्द के साथ कभी भी भाग का प्रयोग नहीं होगा, ये ध्यान देंगे। अब जब तीन ऑप्शन दोस्तों गलत हो गए तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। चाहे यही मान लो, चाहे वर्तनी के हिसाब से भी देखोगे तो भी शुद्ध है, हाँ तो सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, स्पेशल प्री 2010 का एक और सवाल लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पुनः बताइए। या आपकी अनाधिकार चेष्टा है? पहली बात तो अनाधिकार नहीं होगा, क्यों? देखिए अन धन अधिकार, अन में हलंत होता है और अधिकार होता है। तो जब ये जाकर अधिकार जाके मिलता, अ जाके इस न से मिलता है ना, तो पहले से न आधा रहता है, अब वो न पूरा हो गया। लेकिन अना नहीं होगा ना, तो अनधिकार करिए होगा, या आपकी अनाधिकार चेष्टा है, अना नहीं होगा। ये जो अना दिया है ये इसी वजह से क्या है? गलत है। क्या होगा? अनधिकार चेष्टा होगा। ये आप याद रखेंगे। कई सारे बच्चे जल्दीबाजी में छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है, ध्यान नहीं देंगे तो उत्तर गलत होगा, उत्तर गलत होगा समस्या आपके लिए, फिर वही 2-4 नंबर से आप रुकोगे। ठीक है, वही नहीं करना है। आगे बढ़ो, अगला सवाल। यह सवाल भी देखिए स्पेशल प्री 2010 में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है वो बताइए। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया। अधिकांश भाग, अधिकांश भाग, सीधा सीधा लिखिए अधिकांश गवा दिया। ठीक है, भाग नहीं लिखना है, हमने पीछे ही पढ़ा, डिटेल में पढ़ा, अच्छे से पढ़ा तो हम समझ गए। ठीक है, अधिकांश के साथ भाग का प्रयोग नहीं करना। क्यों? अधिक धन अंश बराबर अधिकांश होता है, तो अंश का अर्थ भाग या हिस्सा है, दोबारा भाग भाग नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर दोस्तों विशेषण विशेष्य। डीएसएसबी पीजीटी की परीक्षा हुई थी दोस्तों वर्ष 2021 में। इसमें एक सवाल आया था, पढ़िए। निम्नलिखित वाक्य में विशेषण उपवाक्य पहचानिए। उपवाक्य, देखिए जो वाक्य होते हैं कई सारे छोटे छोटे वाक्यों से मिलकर बनते हैं, तो उसमें उपवाक्य हो जाते हैं। ठीक है, लिख रहा वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। तो अब दोस्तों एक सेंटेंस आपको मिल गया, यहां से लेकर के वही बच्चा मेहनती होता है जो क्या होता है दोस्तों, वो सफल होता है जो मेहनती होता है। तो यहां पर आपको उपवाक्य बताना है। तो कौन सा जुड़ा है दोस्तों? ये जो मेहनती होता है यही लाइन जुड़ा है, इसलिए दोस्तों ये क्या है? इसे उपवाक्य माना जाएगा। ठीक है, इसे क्या माना जाएगा? उपवाक्य माना जाएगा। और ये विशेषण उपवाक्य है, इसको भी याद रखिएगा। अतिरंजन शब्द का विशेषण क्या होगा? ठीक है, अतिरंजन का, तो अतिरंजन का विशेषण पूछा है दोस्तों, तो हमेशा देखिए क्या करेंगे, यहां इत प्रत्यय लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों? इत प्रत्यय लगेगा। और इत प्रत्यय लगेगा तो अतिरंजित हो जाएगा। अब बताइए अतिरंजित, जो ये लिखा है अति, अति तो सही है, यहां रंजित होगा या फिर रंजीत होगा। ठीक है, छोटा आई बड़ा आई। ठीक है, इसी में दोस्तों कंफ्यूजन होता है। तो अतिरंजन धन इत बराबर अतिरंजित हो जाएगा। यहां अतिरंजित होगा, याद रखेगा, अतिरंजित मत करिएगा। ठीक है, यहां इत प्रत्यय लगता है। जैसे साहित्य शब्द दिया, साहित्य, साहित्य में इक प्रत्यय लगता है ना, तो क्या बन जाता है? साहित्यिक। अच्छा यहां मैंने बड़ी ही लिख दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको गड़बड़ करिए। ठीक है, यहाँ इत प्रत्यय आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों? ये बन जाता है साहित्यिक बन जाता है। क्या बन जाता है? ये हो जाता है। इसी तरह से शरीर का शारीरिक बन जाता है, अंश का आंशिक बन जाता है, वर्ष का वार्षिक बन जाता है। समझ रहे हैं ना? मनुष्य से मानसिक बन जाता है।
सब ढूंढेंगे तो मिलेगा। धर्म से धार्मिक बन जाता है, समाज से सामाजिक बन जाता है, समुद्र से सामुद्रिक बन जाता है। उसी तरह से यहां भी है। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेषण में जो लिंग होता है वो किसके अनुसार होता है? पूछ रहा है विशेषण में लिंग विशेष के अनुसार होता है। विशेष से क्या होता है दोस्तों? विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वही विशेष से होता है। तो जाहिर सी बात है वो विशेष से हो सकता है पुल्लिंग हो, वो विशेष हो सकता है स्त्रीलिंग को डिनोट करता हो, तो उसी हिसाब से होगा। यहां स्वतंत्र पुल्लिंग और स्त्रीलिंग गलत है दोस्तों। विशेषण का लिंग हमेशा विशेष के अनुसार होता है। और विशेष का तात्पर्य क्या है? विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वही विशेष से है। जैसे मैंने कहा कि मोहन अच्छा लड़का है, तो उस मोहन की विशेषता क्या? अच्छा। उस लड़के की विशेषता क्या? अच्छा है। ठीक है, तो अच्छा बुरा क्या है? विशेषता बता रहा है। इसलिए दोस्तों आप ध्यान देंगे तो यहीं उसी प्रकार क्या हो जाएगा? विशेषण के अनुसार, विशेष के अनुसार चेंज होगा। अब कहें मोहन अच्छा लड़की है तो गलत हो जाएगा ना, समझ रहे ना? तो ये समझिएगा। आगे लिख रहा है दोस्तों यूपीएसआई 2017 विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है दोस्तों? उसे प्रविशेषण कहते हैं। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। विधेय उद्देश्य नहीं होगा। ठीक है, विधेय उद्देश्य में क्या होता है दोस्तों? सिंपल सी बात है, उद्देश्य विशेषण में हमेशा विशेषण पहले होता है और विधेय में बाद में होता है, यही अंतर है। बाकी क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता हो। ठीक है, ये आप जान रहे हैं। दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द दर्शाता है। उन्नत, अब देखिए जब न समझ में आया ना तो आप इसको एक सेंटेंस बनाइए। ठीक है, जैसे हमने उन्नत बना दिया, उन्नत क्षेत्र। क्या बना दिया? उन्नत क्षेत्र। तो दोस्तों ये उन्नत क्या दोस्तों? ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ये गुणवाचक क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, उन्नत क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र की विशेषता बता रहा है और ये क्षेत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? ये क्षेत्र विशेष से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? विशेषण बना ना, प्रविशेषण नहीं। प्रविशेषण कब होता है? जो विशेषण की विशेषता बताए, जो विशेषण की, जैसे मैं कहूं मोहन बहुत तेज है। ठीक है, तो तेज तो उसको विशेषता ही है और उसके आगे बहुत लगा दिया तो प्रविशेषण हो गया, तब जाकर वो बहुत तेज हो गया। तो ये प्रविशेषण वाला उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 चूज कीजिए, ये आपका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। और देखिए फिर से आज की क्लास समाप्त होगी। अच्छा, एक चीज मैंने देखा है, जब क्लास मजेदार हो तो समय का नहीं पता चलता। आपको भी समय का पता नहीं चलता होगा। ठीक है, क्योंकि अच्छी क्लास है, कम समय में ज्यादा चीजें आपको मिलती हैं और इससे बेहतर क्या चाहिए आपको। ठीक है, ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं ये उन्हीं के दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं। इन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के बाद इनका पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट खुद से कराना पड़ेगा, ये अंतर है। लेकिन किताब खरीदेंगे तो किताब पैक होकर आपके घर तक जाती है। तो एक बार किताब पे भी भरोसा कीजिए। आप हमारी ई बुक्स भी भरोसा कर सकते हैं। बाकी कोर्सेज हैं, यूट्यूब पे सारी क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। चैनल के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, यही आपसे निवेदन है। एक और निवेदन रहेगा दोस्तों, अगर आपको महसूस हो रहा हो कि नितिन सर वाकई हमारे भले के लिए काम कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, औरों से बेहतर काम कर रहे हैं, तो निवेदन है दोस्तों आप सभी से कि प्लीज़ आप 2 अक्षर नितिन सर के बारे में कमेंट में रिप्लाई जरूर दिया करिए। कमेंट में लिखा करिए, लाइव चैट में नहीं। ठीक है, कमेंट में लिखेंगे तो लंबे समय तक दिखेगा बच्चों को। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए, आपसे निवेदन है। बाकी तो सब ठीक है, सब भगवान जो दे रहे हैं सब अच्छा है। बाकी जो आप कर रहे हैं सब बढ़िया। ठीक है, अच्छे से देखते चलिए, सिलेक्ट होइए आप लोग, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।